जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में हम जो यूनिट 10 है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें जो टॉपिक करने वाले हैं आज मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इनसे देखिए क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं प्रीवियस में। जैसे दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, एस चंद्रशेखर, मंजुल भार्गव, अमर्त्य सेन। अब ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको उन्हें सुमेलित करना है। तो हम यहाँ पे आपको तो जो है बताते हैं कि जो टैगोर जी हैं ये साहित्य से, आपने टैगोर जी के साहित्य में काफ़ी वो सुने होंगे। तो इनके द्वारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो साहित्य में जो ख्याति अर्जित की गई है उसके बारे में जो है उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। बाकी चंद्रशेखर भौतिकी से और मंजुल भार्गव हैं गणित से। ये अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्र। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि मूल्य चीज़ों को किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में अथवा वांछित उद्देश्यों के बारे में एक अस्थायी मत है। दूसरा है कि जिन मूल्यों का निर्माण हम करते हैं वह हमारी परिस्थितियों, परिवारों, मित्रों, उम्र, लिंग, पर्यावरण, परंपरा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। तो ये देखिए, मूल्य चीज़ों को किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में अथवा वांछित उद्देश्यों के बारे में एक अस्थायी मत होता है। तो ये क्या लगता है आपको, जो वैल्यू सिस्टम है वो किस रूप में किया जाना चाहिए उसके बारे में अथवा वांछित उद्देश्यों के बारे में एक अस्थायी मत है। तथा जिन मूल्यों का निर्माण हम करते हैं, हमारी परिस्थितियाँ करती हैं, परंपरा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं, यानी दोनों ही सही है इसमें कथन। भारत में जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया में देखें तो ये देखिए 19-20 में अब ये अलग अलग होता रहता है। एनटीए ने इस प्रश्न को ही हटा दिया था। ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य सेल्फ ट्रांसडेंस से अनुप्राणित कौन से बुनियादी मूल्य आत्म परात्परता सेल्फ ट्रांसडेंस से संबंधित है। तो यहाँ पे विच ऑफ द बेसिक वैल्यूज विच कैन बी कैरेक्टराइज बाय द सेंट्रल मोटिवेशनल गोल अरे रिलेटेड टू सेल्फ ट्रांस इंडिपेंडेंस। तो ये अनुरूपता है, कॉन्फॉर्मिटी है, पावर है, बेनिवोलेंस सादृश्यता है, यूनिवर्सलाइजेशन है, या हेडोनिज्म यानी सुखवाद है। तो कौन सा है जो केंद्रीय परक उद्देश्य से अनुप्राणित कौन सी बुनियादी मूल्य आत्म परात्परता से संबंधित होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सादृश्यता और सार्वभौमिकता आत्म परतपरता स्वपारगमन से संबंधित है, जो केंद्रीय प्रेरक उद्देश्य अनुप्राणित बुनियादी मूल्य होते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। जब हम बात करें पर्यावरणीय शिक्षा की तो पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य क्या है। पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के प्रति समायोजन करना, पर्यावरण संबंधी खतरों को सामना करने में सहायता करना, उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना, या पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशलों में वृद्धि करना। तो यहाँ पे देखें तो जो पर्यावरण शिक्षा है उसके तहत कुछ अंतर्निहित उद्देश्य जिसमें आते हैं। उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति की समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जन जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशलों में वृद्धि करना। मूल्य स्पष्टीकरण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों के व्यवस्थित करें। विद्यार्थियों को एक मुद्दा दिया जाता है, विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर विचार करते हैं, विद्यार्थी अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं और एक विकल्प चुनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूल्य स्पष्टीकरण प्रक्रिया में जो अपनाए जाने वाले हैं उसमें है कि विद्यार्थियों को एक मुद्दा दिया जाता है, विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर विचार करते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, विद्यार्थी अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं और एक विकल्प चुनते हैं। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता किसमें योगदान करती है। तो योगदान करती है पर्यावरणीय अभिवृत्ति, इन्वायरमेंटल एटीट्यूड में। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता पर्यावरणीय अभिवृत्ति में योगदान करती है। मूल्य शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रक्रम को अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाना चाहिए। अनुकरण के माध्यम से मूल संकलन, या अभियांत्रिक मूल्यांकन के माध्यम से मूल्य का निर्धारण, या जानकारी के माध्यम से मूल्य का निर्धारण, वर्गीकरण या एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन। ये होगा एकीकरण यानी मूल्य शिक्षा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग एक दूसरे के नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। एकीकरण के माध्यम से मूल्य समेकन मूल्य शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षाकृत उन्नत चरण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यों की अवधारणा की व्याख्या करता है।
मूल्य मानव संवेग और व्यवहार के साथ अविच्छिन्न रूप से सहजबद्ध विश्वास है। मूल्यों का तात्पर्य उन वांछित उद्देश्यों से है जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं। मूल्य संघर्ष मुक्त है। दूसरा, मूल्य एक दूसरे के सापेक्षित महत्व के अनुसार क्रमित है। मूल्यों को प्राथमिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मूल्यों का तात्पर्य वांछित उद्देश्यों से है जिनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं। मूल्य मानव संवेग और व्यवहार के साथ अविच्छिन्न रूप से सहबद्ध विश्वास है। मूल्य एक दूसरे के सापेक्षित महत्व के अनुसार क्रमित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IEA में कब ये आया? तो 1972 में यूनेप आया है और ये 1976 में आया है। निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर बल, समष्टिवाद पर बल, सामाजिक उन्नति पर बल, सामाजिक स्थायित्व पर बल, विविधता में एकता पर बल। भारतीय मूल्यों का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करने वाली विशेषताएं कौन सी हैं? तो समष्टिवाद पर बल, सामाजिक स्थायित्व पर बल, विविधता में एकता पर बल। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरणीय कौशल। तो इन्हें हम सुमेलित करें तो पर्यावरणीय जागरूकता में कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना। दूसरा, पर्यावरणीय ज्ञान तो पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण में पर्यावरण के मूल्यों के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय कौशल, ये पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना इसमें है। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार हायर एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? लोकतांत्रिक मूल्यों में शांति व सौहार्द का विकास करना, राजनीति, प्रशासन, उद्योग तथा वाणिज्य में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये राधाकृष्णन आयोग सन 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये गठित हुआ और दोनों ही उद्देश्य के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ, लेकिन माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने का सुझाव इसमें दिया गया। निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वे पद्धति का नहीं है? ये इग्नू। देखिए, इग्नू जो है दूरस्थ शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा का विश्वविद्यालय है। वर्स्टाहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये जर्मन समाज विज्ञानी ने बनाया है। वर्टहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जर्मन समाज विज्ञानी ने लोकप्रिय बनाया। इसका उद्देश्य सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना था। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो ये कौन सा इस तरीके से इसमें होगा? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसके शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया माना नहीं। सार्वजनिक जीवन के स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्ट आचरण समझा जाता है। भ्रष्टाचार शब्द के अंतर्गत चाहे वह सरकारी पदाधिकारी हो या कोई व्यक्ति विशेष, सभी के आचरण जुड़े होते हैं। भ्रष्टाचार शब्द का परिधि में सरकारी पद का दुरुपयोग, नियम कानून और मानकों से विचलन होता है। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ का जो है अपने भारत का गोल ऑफ हायर एजुकेशन देखें तो एक्सेस, अधिगम, इक्विटी, साम्य, गुण एवं प्रकर्ष, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। देखिए, भारत में जो है अपने यहाँ का हायर एजुकेशन जो है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या है? एक तो एक्सेस हो, है ना। यहाँ पे देखिए अपने यहाँ पे भारत में एक तो एक्सेस हो, लोगों तक पहुँच हो। दूसरा, इंग्लिश में देखिए इसकी इक्विटी, एक्सेस हो, उसमें भी साम्यता हो, है ना। तो वो हो, गुण एवं प्रकर्ष हो, प्रासंगिकता हो, मूल्य आधारित शिक्षा हो। इसका मतलब हमारी जो एजुकेशन के सिस्टम का जो टारगेट है वो संतुलन, मूल्य पर आधारित समाज में समरूपता लाने वाली तथा सभी योग्य तक पहुँच पर केंद्रित शिक्षा, ये टारगेट है। नीचे दो समुच्चय दिए गए, समुच्चय 1 और 2। समुच्चय 1 में मूल्य विकास के चरण दिए गए, जबकि 2 में उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को इंगित किया गया है। यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है, जैसे मूल्य संग्रहण, वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन, वैल्यू कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे हमें जब क्रमशः सुमेलित करना है तो जैसे मूल्य विकास के चरण में मूल्य संग्रहण, तो मूल्य संग्रहण जो है ये अनुकरण हेतु औसत प्रदान करना, मूल्य आंकलन, आंतरिक मूल्यांकन हेतु संकेत प्रदान करना, मूल्य स्पष्टीकरण, ये अन्य मूल्यों के प्रति अभिमुखीकरण
और मूल्य सुदृढ़ीकरण, मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से चरित्रीकरण। निम्नांकित में से किसे 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के जन्म दिवस में जो है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम या एजुसेट जो है ये शुरू किया गया था, या प्रथम शैक्षिक रेडियो चैनल शुरू किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा जो एडल्ट का एजुकेशन है वो 2 अक्टूबर 1978 को जो है शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के वयस्कों में निरक्षरता का उन्मूलन करना है। विद्यालय विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व शैली सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो ये प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। विद्यालय विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इस शैली में सभी छात्र प्रतिभाग करते हैं, अर्थात वे स्वयं देखते हैं कि किस प्रकार सभी लोग तय मानकों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और यही मानक समाज में स्वीकृत होना चाहिए। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन क्या है? तो ये कौन सा है? पर्यावरण इन्वेंटिंग। प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन पर्यावरणीय इन्वेंटिंग के तहत आता है। इसके तहत पर्यावरणीय मापदंडों की स्थिति का विस्तृत एवं व्यापक विवरण का अध्ययन होता है। इनमें से कौन सा सबसे छोटा स्थिर इकोसिस्टम है? तो यह है महासागर। महासागर स्थिर इकोसिस्टम के तहत आता। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम एजी टॉन्सले द्वारा 1935 में प्रयोग किया गया। सामान्य रूप से जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारिस्थितिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम वो कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए अब जो शुरू होने वाला है नेक्स्ट वो है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। तो यानी पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो इनसे क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।